सत श्री अकाल, नमस्कार। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी के साथ देश विदेश के में साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले पूनिया जी का स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख करें खबरों का तो जैसे सब तकरीबन जानते ही हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों इज़राइल के दौरे पर हैं। बहुत सारी बातें वहाँ से निकल के सामने आ रही हैं, कहीं ड्रेस मैच तो कहीं एक दूसरे के अटायर को कॉपी करने की बात। तो इसी सब के बीच अगर बात करनी हो काम की, तो क्या-क्या काम की बात मोदी और नेतन्याहू के बीच में हुई है? क्या देशों के बीच में चल रही खींचातानी पर भी कोई बात हुई है या फिर टोटली ये बिज़नेस रिलेटेड ही टूर है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत जल्दी ही इज़राइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। इसको एफटीए बोला जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अलावा यूपीआई पेमेंट्स को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है। अब भारत की जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, वो इज़राइल में भी चालू रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज प्रधानमंत्री मोदी का आखिरी दिन है इज़राइल में। वो यरूशलेम के होलोकॉस्ट मेमोरियल याद वोसेम में पहुंचेंगे। वहां पर हिटलर के नाज़ी शासन में मारे गए 60 लाख यहूदियों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी मुलाकात होगी। इसहाक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। वहीं पीएम मोदी ने इजरायली राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता दिया है। मोदी बुधवार को पहुंचे थे, यानी कि 2 दिन की यात्रा थी उनकी। नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा एयरपोर्ट पर मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। उसी समय पे आपको जो वो ड्रेस मैच वाला डायलॉग देखने को मिला होगा। खैर, देखिए, कई सारे मामले हैं। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि इज़राइल में मोदी की 7 साल के अंदर दूसरी जो यात्रा है, उससे और कई मामलों पर अगर बात करें तो जो जिस जिस हिसाब से वो डोनाल्ड ट्रंप के नज़दीक आए हैं, अमेरिका के नज़दीक आए हैं, तो इज़राइल को लेकर भी, इज़राइल-फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी भारत का जो स्टैंड है, वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की जो गज़ा सीज़ फायर को लेकर जो पूरे कामकाज उन्होंने किए हैं, उसकी तारीफ़ की है। तो ये चीज़ दिखता है। बाकी इज़राइल की बात करें तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करने की बात आ रही है। व्यापार और टेक्नोलॉजी में सहयोग की बात आ रही है। एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात है। इसके अलावा डिफेंस में आपको पता है इज़राइल के जो ड्रोन्स हैं उनकी बात काफ़ी ओपनली लिखी गई है इंटरनेशनल मीडिया में भी कि इंडिया और इज़राइल से इंडिया और भी ड्रोन्स ले सकता है। हारून ड्रोन्स की काफ़ी बातचीत हो रही है। तो ये कुछ मामले हैं और आपको पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले इज़राइल के अंदर लेबर करने के लिए भारत से बहुत सारे जो नौजवान हैं वो भी गए थे, और वो तब गए थे जब ऐन गज़ा और इज़राइल का युद्ध चल रहा था। ख़ैर, ये उनकी 2 दिन की यात्रा रही है और इसमें एफटीए सबसे बड़ी आई बॉल कैच करने वाली चीज़ है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो इज़राइल के साथ करने जा रहे हैं। जी। इससे आगे बढ़ें तो बात राहुल गांधी की करते हैं। एक तरफ राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ संबित पात्रा का एक बयान है। राहुल गांधी नॉर्थ कोरिया को बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारत नॉर्थ कोरिया नहीं है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी की आत्मा है। लेकिन संबित पात्रा क्यों कह रहे हैं नेहरू को कॉम्प्रोमाइज्ड चाचा? देखिए, सारा विवाद आपको पता है कि जो एआई समिट हुई थी दिल्ली में, वहाँ से शुरू हुआ। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो उन्होंने शर्टलेस प्रदर्शन किया, और जो शर्ट उतारी उस शर्ट पे लिखा हुआ था और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। खैर, उसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अलग अलग सूबों से गिरफ्तारी भी हुई। काफ़ी हंगामा हुआ। अभी जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और इवन जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उदय भानु चिब, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो उसके खिलाफ में दिल्ली में एक
कहें सत्याग्रह भी कांग्रेस वाले चला रहे हैं। राहुल गांधी भी लगातार जो वो यूथ कांग्रेस के नौजवानों ने जो एक्ट किया है, उसके हक में खड़े दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने एक पूरी स्टेटमेंट भी दिया है कि कॉम्प्रोमाइज़ पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धीरे-धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है, जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश बताया जाता है। तो इसके अलावा भी और भी कई ऐसे इश्यूज़ के ऊपर राहुल गांधी ने आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि महिला पहलवानों को भी बीजेपी ने बहुत बुरी तरीके से उस आंदोलन को कुचला। किसान आंदोलन के ऊपर, मजदूर आंदोलन के ऊपर कई ऐसे जो मुद्दे हैं अपने राहुल गांधी ने उठाए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, बीजेपी भी अपने तरीके से हमलावर है। और उसमें आप देखिए कि आज संबित पात्रा को आगे किया, कल कई और भी जो बीजेपी के नेता थे, वो आगे थे। तो संबित पात्रा कह रहे हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो अमेरिकी एजेंट थे। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि विदेशी एजेंसियों को संवेदनशील दस्तावेज चाहिए थे, वे आसानी से नेहरू दे देते थे। और नेहरू को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ चाचा कहा। तो एक दूसरी तरफ जो बीजेपी है, वो भी लगातार हमलावर है, कहें तो कांग्रेस के ऊपर। तो ये पूरी खींचतान चल रही है। जी, इससे आगे बढ़े तो उधर भाजपा भी टलने का नाम नहीं ले रही। भाजपा ने उमर खालिद से राहुल गांधी की तुलना की है। वैसे तो दोनों ही नाम अपने आप में बहुत चीजों में समानता हो सकती है, लेकिन भाजपा जब तुलना करती है तो कैसे पोस्टर लगाए हैं उन्होंने? देखिए, ये बड़ा हैरान करने वाला है कि बीजेपी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगे हैं और उसमें राहुल गांधी और उमर खालिद दोनों की तुलना की गई है। दोनों को अराजकता का प्रतीक लिखा कि अराजकता का तरीका एक, बस देश विरोधी चेहरे बदलते रहते। तो सीएनआरसी और सीए के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा था, उसमें उसकी फोटो दिखाई है और उसमें उमर खालिद को दिखाया है। एआई समिट में राहुल गांधी को दिखाया है, उनके जो शर्टलेस यूथ थे, उनको दिखाया है। तो ये सारा किया किया गया है। और इसमें देखिए, मुझे लगता है कि हालाँकि राहुल गांधी और उमर खालिद दोनों की कोई कंपैरिज़न नहीं हो सकता। राहुल गांधी एक प्रिविलेज्ड क्लास से आते हैं, एलीट क्लास से आते हैं, वो हिंदू अपर कास्ट हैं। दूसरी तरफ आपको पता ही है कि जो उमर खालिद हैं, वो किस सेक्शन से आते हैं, आम घर से आते हैं और उ उन माइनॉरिटी से आते हैं, अल्पसंख्यक हैं और उनकी जो आइडेंटिटी है, उसके ऊपर लगातार हमला भी हो रहा है। राहुल गांधी देश के, आप देखिए कि दूसरी बड़ी पार्टी के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। और वहीं उमर खालिद जेएनयू के स्टूडेंट होते थे और अब जेल में पिछले सवा 5 साल से। हालाँकि दोनों दोनों में कोई कंपैरिज़न नहीं है। दोनों के संघर्ष बिल्कुल डिफरेंट हैं। उमर खालिद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, राहुल गांधी उतने संघर्ष नहीं करे। पर ख़ैर, बीजेपी, ये बड़ा अजीब है कि बीजेपी दोनों को एक जैसा दिखा रही है, क्योंकि उमर खालिद को एक हिसाब से फ्रेम्ड एज़ अ टेररिस्ट आप मान के चलिए कि लोग जो हिंदू बहुसंख्यक हैं, उनके दिमाग में उमर खालिद को आतंकवादी जैसा बनाया जा रहा है और इसी वजह से वो 5 साल से जेल में बंद हैं कि वो भाई वो तो इतना बड़ा टेररिस्ट। जबकि हम आपको हमको पता ही है, मैंने तो कई बार आपको साझा किया है कि उमर खालिद से तो मेरी मित्रता भी रही है, क्योंकि हम सब एक ही कैंपस में होते थे और वहाँ खूब हमने आंदोलन वगैरह किए हैं। बहुत शाय नेचर के और बहुत अच्छे इंसान हैं उमर खालिद। ख़ैर, उनको आतंकवादी बनाया जा रहा है और अब राहुल गांधी को भी उमर खालिद से कंपेयर करके उसी आतंकवादी कैटेगरी में डाला जा रहा है। अब देखिए, मतलब बीजेपी के जो नेता हैं, पिछले कई दिनों से उनकी एक ही रट्टा है कि देखिए, कांग्रेस तो देश विरोधी ताकत है, राहुल गांधी तो देशद्रोही हरकतें करते हैं, तो देशद्रोही हैं, वो तो भारत की ये चीज़ें लीक करते हैं, भारत को गालियाँ दिलवाते हैं। इस किस्म से पूरा माहौल बीजेपी सिरज रही है। जी, इससे आगे बढ़े तो बात एआई के डर की करते हैं। एआई के डर की वजह से भारत में बहुत सारे एआई के कंपनियां बैकस्टेप कर रही हैं। देखिए, कई इसमें फैक्ट्स हैं और अलग-अलग अगर करके हम बात करें, एआई की जो आशंकाएँ हैं, उससे भारत का जो आईटी सेक्टर है,
वो हिला हुआ है। आप 90 का दशक याद करिए, पिछली सदी में 20वीं सदी में 90 का दशक एक ऐसा दशक था जिस समय भारत की कई आईटी कंपनियाँ दुनिया भर में फ़ेमस हुई। वो आईटी कंपनियाँ आपको हमको पता है कि वो मानव श्रम बेचकर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, क्योंकि जो मानव श्रम था वो ह्यूमन जो रिसोर्स था वो बड़े-बड़े जो अमेरिकन मुल्क हैं, या फिर बात करें अमेरिका, अमेरिका या फिर बड़े-बड़े यूरोपियन मुल्क, वहाँ पर महँगा था ह्यूमन रिसोर्स, भारत के पास सस्ता ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल था। इसलिए भारत की आईटी जो सेक्टर था वो ठीक-ठाक ग्रो किया। उसकी जो अगर इवैल्यूएशन भी करें तो काफ़ी बड़ी बताई जाती थी। लेकिन एआई आने से जो ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत आईटी सेक्टर में पड़ती थी, वो कम होता जा रहा है। मैं आपको इसके कुछ एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि जो बड़ी कंपनियाँ हैं, उनको अगर कस्टमर केयर एग्ज़ीक्यूटिव की ज़रूरत है, तो पहले मैनुअली कस्टमर केयर एग्ज़ीक्यूटिव होते थे, और वो जो ह्यूमन रिसोर्स था, वो इंडिया की आईटी कंपनियाँ देती थी। लेकिन आजकल आपको पता है कि जब आप कस्टमर सपोर्ट पर किसी भी ऐप पे या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग किसी पे भी आप कस्टमर सपोर्ट के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर एआई चैट बॉक्स खुल जाता है और उससे आपकी सहायता करने की कोशिश की जाती है। तो उससे एक हिसाब से वो जो पहले जो कस्टमर केयर वाला जो आदमी बैठा होता था, उसकी जगह अब एआई रोबोट ने ले ली है, जो कस्टमर्स की मदद कर रहा होता है। तो एक हिसाब से कम हुआ है। तो जब आईटी का बूम आया 20वीं सदी की 90 का दशक था, तो आपको बहुत सारे नाम सुनने को मिले। उसमें इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, एलटीआई और एम्फिस, हेक्सावेयर, ये सारी ऐसी कंपनियाँ थी जो जिनके जो ऑफिसेज़ थे वो साउथ इंडिया में थे, बैंगलोर में थे, बॉम्बे में थे। तो बैंगलोर की आईटी कंपनियों का बिग बूम, विप्रो, ये बहुत ऐसी कंपनियाँ थी। लेकिन एकदम से आप देखिए कि मार्केट वैल्यूएशन है वो कम हो रहा है। तकरीबन 47 अरब डॉलर का वैल्यूएशन कम हुआ है। उसका एक रीज़न ये है कि उसमें एआई बेसिकली आईटी कंपनियों का जो कि ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड थी, उनका काम खत्म करता जा रहा है। तो इसलिए आपने पीछे एचसीएल में बड़ी लेवल पर जॉब कटौतियाँ दी। टीसीएस और एचसीएल में ये बताया जाता है कि तकरीबन 40,000 लोगों की नौकरियाँ गई हैं। तो वो जो आईटी सेक्टर के जो गोल्डन डेज़ थे, वो खत्म हो रहे हैं, इंडियन आईटी सेक्टर के। और एआई में देखिए, एआई में अमेरिका बहुत ज़्यादा लीड ले चुका है। एआई क्रेडिट स्कोर्स देखेंगे तो दूसरे नंबर पर चाइना है। भारत उस गिनती में कहीं पर नहीं टिकता है, क्योंकि उसके लिए आपको पता है जीपीयू हार्डवेयर, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जीपीयू चिप, इन सब में ताइवान लीड करता है, और जो कोरियंस हैं वो लीड करते हैं, जापान, और अगर बात करें तो चाइना और अमेरिका, ये कुछ प्लेयर्स हैं एआई की कैटेगरी में। तो मतलब भारत उस कॉम्पिटिशन में कहीं नहीं टिकता है। और इसमें इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये भी रही कि जो भारत की आईटी कंपनियाँ थी, वो आर-एन-डी पर उतना खर्च नहीं कर पाईं, और वो जो एक संभावित खतरा था एआई का, जिससे भारत की आईटी कंपनियों की जो मार्केट कैप है, वो भी आप देखिए, मार्केट वैल्यूएशन है, वो कम हुई है, तो वो नहीं भाग पाई थी, और अब इनका डाउनफॉल मुझे लगता है कि शुरू होगा। आपको थोड़ा हैरानी करने वाली बात मैं आपको बताता हूँ कि भारत में बहुत सारे एआई स्टार्टअप्स थे, जो अब बहुत उनमें से बहुत सारे जो हैं वो कैलिफ़ोर्निया की तरफ मूव कर गए हैं, अमेरिका में मूव किए हैं, कुछ और भी दूसरे मुल्कों के में चले गए हैं। तो भारत में जो एआई छोटे-मोटे एआई स्टार्टअप शुरू भी हो रहे थे, तो उनके जो माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, वो भी एक चिंता का विषय है। मैं आपको बताऊँ तो एक अनुमान ये भी है कि ये जो शेयर हैं, इन आईटी कंपनियों के शेयर हैं, उनमें 33 से 40% तक की गिरावट भी देखी जा सकती है। अब जो भारतीय आईटी कंपनी का जो पारंपरिक ट्रेडिशनल बिज़नेस मॉडल था, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, मेंटेनेंस का, टेस्टिंग जैसी सुविधाओं का, ऑटोमेशन का, वो एआई के कारण सिकुड़ता जा रहा है। और अब आईटी कंपनियों के शेयरों में आपको भारी बिकवाली देखने को मिल सकती है, हुई भी है, भारी बिकवाली हुई भी है, और इंडस्ट्री के वैल्यूएशन में ऐतिहासिक गिरावट आप देख चुके हैं। इसी के साथ आगे बढ़े तो बात संघ प्रमुख के बयान की करते हैं। कैसे देखा जाए इनके बयान को? वैसे तो वो एक और बाबा है सो कॉल्ड, जो हिंदू राष्ट्र की बात करता रहता है, उसने भी ऐसा बयान दिया था। देखिए, थोड़ी हैरानी की बात है कि संघ प्रमुख इस समय पंजाब में आए हुए हैं,
और पंजाब में वो जो शताब्दी वर्ष है, आरएसएस के 100 साल जो हो रहे हैं, उसको लेकर वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए। लुधियाना में एक कार्यक्रम करवाया गया था और वहाँ पर उन्होंने कुछ बातें कहीं। मेरा गहन जो इंटरेस्ट इसलिए पैदा हुआ क्योंकि वो पंजाब में थे कि पंजाब में आकर आरएसएस के मोहन भागवत क्या बात बोलेंगे। उन्होंने एक बात बोली कि 3 बच्चे ज़रूरी हैं, देश हित के लिए आप 3 बच्चे पैदा करिए। ऐसे कई शोधों से साबित हो चुका है कि अगर कि हमारे लोगों की बच्चों की संख्या कम हो रही है और वो बढ़ रहे हैं से उनका इशारा क्या था? वो मैं बेसिकली आपको बताऊँ तो माइनॉरिटीज़ की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने कोई नाम स्पष्ट नाम तो नहीं लिया और लेकिन वो जो कह रहे थे कि 3 बच्चे पैदा करो, वो हिंदुओं को कह रहे थे कि हिंदू 3 बच्चे पैदा करें। तो ये बड़ा खरा मामला है। उन्होंने कहा कि 3 बच्चे सर्वोत्तम हैं, 2 बच्चे खराब और 1 बच्चा पैदा करना बेहद खराब। वो कह रहे हैं कि आप दो अगर 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो खराब है, अगर सिर्फ़ 1 ही बच्चा पैदा कर रहे हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा खराब है। उन्होंने कहा कि एक आप कम से कम 3 बच्चे पैदा करिए, वो सर्वोत्तम है। उन्होंने पंजाब के नशे को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब में बच्चे नशे के गर्त में जा रहे हैं, सुसाइड करना भी इसके पीछे एक कारण है। बच्चा जब घर से बाहर खाता है तो ठोकर खाता है, उसे ये पता नहीं होता कि उसे रोना किसके पास है। पेरेंट्स बच्चे को समय नहीं दे रहे, जिसकी वजह से बच्चे अकेले में जाकर सुसाइड कर ले रहे हैं या नशे की गर्त में चले जा रहे हैं। तो वो सारा जो दोष रोपण है वो माँ-बाप के ऊपर रख दिया है संघ प्रभुत्व में। मैं उनके इस एनालिसिस से सहमत नहीं हूँ। मैंने कई बार अपने बुलेटिन में कहा है कि जब बेसिकली हमारी सोसाइटी सिर्फ़ माँ-बाप से नहीं बनती है, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें नेशन स्टेट भी एक होता है, अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमारे स्कूल होते हैं। अलग-अलग अदारे होते हैं, व्यापारिक अदारे भी होते हैं, प्रोफ़ेशनल अदारे भी होते हैं और स्टेट के भी अदारे होते हैं, पुलिसिंग से लेकर और तमाम जो बाकी इंस्टीट्यूशंस। जो मुझे लगता है कि जो नशे की गर्त में जो नौजवान जाते हैं, वो इन सब सोसाइटी एज़ कंप्लीट से जब रिजेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जाते हैं। या मेरा कहने का मतलब ये है कि जब स्कूल में, यूनिवर्सिटी में या उसकी प्रोफ़ेशनल जगह पर या सोसाइटी एट लार्ज में भी जब उसको रिजेक्शन डाल देती है, सोसाइटी जब उसको रिजेक्ट करती है, तब वो नशे की गर्त में जाता है। तो उसमें सोसाइटी एट लार्ज और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशन फेलियर हैं, मतलब हम बच्चों को नौकरियाँ नहीं दे पा रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उसका फेलियर ज़्यादा है। माँ-बाप के ऊपर ये मेरे को लगता है कि ये डालना बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि बीजेपी की सरकार है, तो आरएसएस क्यों ही बीजेपी के खिलाफ बोलेगा। इ ब ब वायदा तो 2 करोड़ नौकरियाँ देने का हुआ था नौजवानों को, पर नो आपको पता है बेरोज़गारी की समस्या कितनी बड़ी है। बेरोज़गार इंसान क्या करेंगे? तो उसका एक 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 मेरे को लगता है ये मुझे लगता है। और ये जो आरएसएस जो प्रमुख रहे वो अरबिंदो कॉलेज में उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म नहीं है बल्कि जीवन पद्धति है। उन्होंने हिंदू धर्म की फ़िलॉसफ़ी के ऊपर भी कई सारी बात की और उन्होंने कहा कि सिख, जैन, बौद्ध सभी की अपनी मान्यताएँ हैं और वो सभी अपनी मान्यताओं को मानें, यही तो जीवन पद्धति है। लेकिन उन्होंने हिंदू को जीवन पद्धति बताया और हिंदू को मतलब एक हिसाब से उसकी बड़ी व्याख्या की और जो बाकी जो माइनॉरिटी के धर्म है, उनको बस अपनी मान्यताएँ और वो अपनी-अपनी मान्यताओं को माने, उनकी जीवन पद्धति बस इतने में समेट दिया। यानी कि आपको साफ दिखता है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदू धर्म एक बड़ा छाता है, उसके नीचे ये सारे छोटे हैं। तो ये इसी का ही अंग है। ख़ैर इनडायरेक्टली उन्होंने कहा बहुत तरीके से कहा। ख़ैर उन्होंने अपने पंच परिवर्तन की बात कही। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, परिवार प्रबोधन, स्व आधारित जीवन, नागरिक कर्तव्य बोध, इन सब बारे में बात की। मैं आपको बताऊँ कि तो पंजाब में आरएसएस की एंट्री 1937 में हुई थी। बटाला में अगर बात करें तो उस समय शाखा लगाई गई थी और इस पूरे रीजन में अगर आरएसएस से उस समय कोई बड़े लीडर निकले थे तो वो बलराज मधोक निकले थे जो बीजेपी के भी प्रेसिडेंट रहे थे। जम्मू से थे वो वैसे लेकिन पंजाबी थे और मतलब इस इलाके में भी उनका काम था। हालाँकि बाद में उनका कॉन्फ्लिक्ट भी बना आरएसएस वालों के साथ। तो ये रहा है 1937 मतलब पंजाब में तो कम से कम आरएसएस को 100 साल नहीं हुए हैं। लेकिन ख़ैर 1925 में बना हुआ आरएसएस अपना 100 वर्ष बना रहा है तो उसी में वो पंजाब के भ्रमण पर उनके जो मुखी हैं मोहन भागवत थे।
जी, इससे आगे अगर बढ़ें तो बात योगी राज की करते हैं। बहुत सारे जो और स्टेट्स हैं उनमें तो खूब योगी राज की बात चलती है कि योगी का बुलडोजर, योगी का क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन बहुत प्रचारा जाता है बीजेपी के ओर से भी। लेकिन अभी गोरखपुर से एक मामला सामने आया है। यहाँ पर नागालैंड की एक डॉक्टर थी, उसका पीछा किया गया, गालियां दी गई, कपड़े तक उतारे गए। अभी वही डॉक्टर बोल रही है कि योगी जी बताएं क्या मैं उन तीनों को थप्पड़ मार पाऊंगी? क्या इसको कैसे देखा जाए इस घटना को? देखिए, नॉर्थ ईस्ट के जो रहवासी हैं, अगर वो खासकर नॉर्थ इंडिया में आते हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 2 दिन पहले की घटना है, आपने देखा कि कैसे एक अरुणाचल प्रदेश की महिला को दिल्ली में मोमो वाली और धंधे वाली और पता नहीं कैसी-कैसी शब्दावली से नवाजा गया। हालाँकि जिन्होंने ये शब्द बोले थे, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन वो दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनके प्रति जो उत्तर भारतीयों की जो समझदारी है और जो उनकी वोकैब्युलरी वो बहुत खराब है। चिंकी, मोमो वाले, ऐसे बहुत खराब-खराब जो शब्द हैं वो बोले जाते हैं। नस्ल भेदिया टिप्पणियाँ बेसिकली की जाती हैं। उत्तराखंड की घटना का आपको पता ही होगा, वहाँ पर एक लड़के को पीट-पीट कर मार दिया गया था, उसकी मॉब लिंचिंग की गई थी चाइनीज़ बोल के। गोरखपुर में भी इस जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ है, ये कुछ ऐसा ही है। जो 3 लोग पीछा कर रहे थे, उन्होंने पहले उनकी नस्ल भेदिया उसके ऊपर टिप्पणियाँ की हैं, नस्ल भेदिया कमेंट किए हैं, चाइनीज़ और चिंकी, उसके बाद उसको छेड़ा है और बहुत गलत व्यवहार किया। उसके बाद वो बहुत डर डर गई हैं और वो जो महिला हैं, वो एम्स में, जो गोरखपुर में एम्स बना हुआ है, उसके एक रेज़िडेंट डॉक्टर हैं। आप सोच के देखिए कि जो हमारे जो सोसाइटी में एम्स या पीजीआई के डॉक्टर का कितना बड़ा ओहदा होता है। तो उस उनको भी नहीं बख्शा। ये 3 सड़क छाप लोग थे और तीनों सूरज गुप्ता, अमित विश्वकर्मा, एक आदित्य राजपूत, ये तीनों गोरखपुर के थे। तीनों हालाँकि जेल में बंद किए गए हैं, लेकिन जो विक्टिम डॉक्टर है वो काफ़ी मतलब परेशान है और उन्होंने इस घटना को लेकर लंबा मैसेज लिखा है। तो और उसके बाद कार्रवाई हुई है, लेकिन बहुत सीसीटीवी फुटेज और सारा कुछ भी मौजूद है। वो जो महिला डॉक्टर है, वो काफ़ी परेशान रही। जी, इससे आगे बढ़ें तो बात पंजाब की बात सिख जगत में बड़ी खबर की करें। एसजीपीसी ने ज्ञानी रघुवीर सिंह जी को हेड ग्रंथी के ओहदे से हटा दिया है। देखिए, ये दिन की आज सिख पॉलिटिक्स के लिहाज से सबसे बड़ी खबर रही। एसजीपीसी की इंटरिम कमेटी ने ये बड़ा फैसला लिया और उन्होंने हेड ग्रंथी ज्ञानी रघुवीर सिंह को सेवा से मुक्त कर दिया गया। एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धाबी ने बताया कि यह कार्रवाई कई गंभीर आरोपों और नियमों की अनदेखी के कारण की गई है। ज्ञानी रघुवीर को अपना पक्ष रखने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब या प्रमाण पेश नहीं किए गए। ज्ञानी रघुवीर सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी कर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वे एसजीपीसी के फैसले का स्वागत करते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का दुख या शिकायत नहीं है। उनका कहना था कि बड़े फैसले हमेशा वाहिगुरु की मर्जी से होते हैं और जो कुछ भी हुआ है वह गुरु पंथ के सामने स्पष्ट है। ज्ञानी रघुवीर सिंह ने 2 दिसंबर को श्री अकाल तख्त साहिब के से लिए गए फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अगर निर्णय बादलों के पक्ष में होते तो आज आज की स्थिति अलग होती। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि धार्मिक संस्थाओं के फैसलों पर भारी दबाव बनता है और कई बार आदेश प्रकार के रूप में आते हैं। मतलब आप एससीपीसी, आपको पता ही है कि पिछले साल 2 दिसंबर को 2024 में 2 दिसंबर 2024 में जो कुछ भी हुआ, उसके उसके बाद आपने ज्ञानी रघुवीर सिंह के अलावा ज्ञानी हरप्रीत सिंह और भी कई एसजीपीसी से जुड़े हुए लोगों का आप देखेंगे तो उनको उनके ओहदों से हटाया गया और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनके ऊपर हमले हुए हैं। तो यही कहा है ज्ञानी रघुवीर की, अगर एक बात में मुझे कहना तो उन्होंने ये कहा है कि वो भ्रष्टाचार को उजागर करने की लड़ाई जारी रखेंगे और वो लगातार अपना काम करते रहेंगे। जी, इससे आगे बढ़ें तो लुधियाना में एक बीजेपी नेता को 5 करोड़ की रंगदारी के लिए कॉल आई और कॉलर ने खुद को गोल्डी बराड़ बताया है।
कैसे देखें इस मामले को? क्योंकि 2 चीज़ें हैं जो परमानेंट हो चुकी हैं पंजाब में, एक स्कूलों और इम्पोर्टेंट जगहों को उड़ाने की धमकी और दूसरा रंगदारी की कॉलिंग। ये खाली पंजाब का मसला भी नहीं बचा है, ये हरियाणा का भी मामला है। कई बार मैंने कहा है कि जिस जिस हिसाब से हरियाणा में 80 गैंग्स और पंजाब में तकरीबन 100, एक दिन मैं किसी पुलिस के बड़े अधिकारी से बात कर रहा था, उसने 115 गैंग्स का मुझे हवाला दिया था। हालाँकि पंजाब में बड़ी गैंग्स अभी भी तकरीबन 9 बड़ी गैंग्स ऑपरेट करती हुई बताई जाती हैं। गोल्डी बराड़ की जो गैंग है, उसको भी एक बड़ी गैंग के तौर पर देखा जाता है। 5 करोड़ रुपए की रंगदारी माँगी गई है बीजेपी के नेता और करोड़पति प्रॉपर्टी कारोबारी से ये पैसा माँगा गया है। गुरबीर सिंह गरचा उनका नाम है। विदेशी नंबरों से इसमें फ़ोन आता है, वही मोडस ऑपरेंडी है। यही बात कही जाती है कि भई आप पैसे नहीं देंगे तो फिर आप हमें नज़रअंदाज कर रहे हो, लेकिन हमारी गोलियाँ आपको नज़रअंदाज नहीं करेंगी। हमारी गोलियों को कैसे आप इग्नोर करोगे? हमें तो इग्नोर कर रहे हो। तो ये धमकी उनको दी गई है, 22 फरवरी को व्हाट्सएप कॉल पे दी गई थी। देखते हैं कि इस मामले में होता क्या है, लेकिन लगातार जो छोटी मंडियों के व्यापारी हों या बड़े शहरों के व्यापारी हों, सबको पंजाब में गैंगस्टर्स की कॉल आ रही हैं और प्रोटेक्शन मनी माँगी जा रही है। काफ़ी सेंसिटिव मामला है और ये उस सप्ताह में हो रहा है ये सारा घटनाक्रम भी, जिस सप्ताह में खुद आरएसएस के मोहन भागवत लुधियाना में मौजूद हैं, यानी कि उनकी सबसे बड़ी हस्ती वहाँ पर मौजूद है और वहीं पर बीजेपी नेताओं को ही रंगदारी के लिए, प्रोटेक्शन मनी के लिए फ़ोन आ रहे हैं। तो आप हिसाब लगाइए कि कितने सक्षम हैं ये लॉ लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। जी, उधर चंडीगढ़ में किसानों की उम्मीदों को झटका लगा है, ये कौन-सा मामला है? ये लैंड पूलिंग का मामला है। जैसे आपने पंजाब में देखा होगा कि पंजाब में किसान लैंड पूलिंग का विरोध कर रहे थे। चंडीगढ़ में एक अलग ही मामला है और चंडीगढ़ के जो किसान हैं, हालाँकि बहुत कम ज़मीन बची हुई है, तकरीबन 2500 एकड़ ज़मीन बची हुई है। उसको किसान चाहते हैं कि मास्टर प्लान के तहत सरकार डेवलप करे और उनको लैंड पूलिंग के हिसाब से रखे। लेकिन वो जो इलाका है उसमें ज़्यादातर में ग्रीन एरिया रखने की बात कही गई है और उस ग्रीन एरिया के कारण उनको सिर्फ खेती करना ही अलाउड है। इस कारण जो किसान थे वो चाह रहे थे कि लैंड पूलिंग स्कीम में उनकी ज़मीन ली जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। खैर, ये अपने-अपने मामले हैं। चंडीगढ़ के पास ऑलरेडी कम ज़मीन है। जी। रिहायशी जो मास्टर प्लान मैं देख रहा था 2031 का भी, अब चंडीगढ़ अपने खाली ज़मीनों में रिहायशी बिल्डिंग्स का प्लान नहीं कर रहा है। ज़्यादातर जी। मैं देख रहा हूँ कि ग्रीन पैच बनाना, फ़ॉरेस्ट डेवलप करना या एक एक बार बात चली थी कि हाई कोर्ट के लिए लैंड एलोकेट करना या और कोई जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए लैंड एलोकेट करने की ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया गुरप्रीत। शुक्रिया।